Hello everyone, welcome back to Ankit Chaudhary Education, and today we will discuss about isomerism. So in last class we have covered two part of organic chemistry where we have talked about the basic fundamentals of organic chemistry, and then for there on we have discussed about the functional group and homologous series. Now continuing the same series we will discuss about isomerism. I think I have already covered about isomerism in previous class also. So let's discuss about the types of isomerism. So we have two different types. One is structural type and another one is stereomerism. So let's talk about what is structural isomerism. Now I am explaining you with with the help of an example. So just see. Just wait on. Okay, fine. So let's take a new slide and then I'll explain you. So suppose if I have to talk about structural isomerism, so I am writing over here is structural isomerism. So क्या होता है isomerism? देखो आइसोमेरिज्म का मतलब होता था कि यार एक ऐसा कंपाउंड सपोज करो मेरे पास है CH2 CH3 CH2 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 CH3 राइट. एक मेरे पास कंपाउंड है. इस कंपाउंड का नाम क्या होगा हमने नेमिंग के बारे में भी लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. तो यार अगर आप इसमें कार्बन गिनो तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है तो इसका नाम हम ब्यूट बोलेंगे. ठीक है, 5 के लिए हम पेंट वर्ड यूज़ करते हैं. तो ये हो गया पेंट, क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज़ करेंगे. अब ये पेंटेन है. अब इस पेंटेन को आप अलग अलग प्रकार से अरेंज कर सकते हो. इनके विभिन्न कार्बनों को आप अलग अलग स्थानों पर रख के जब आप अरेंज करोगे तो इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ठीक है, आइसोमेरिज्म एक टेक्निक होती है और जो इस टेक्निक से नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बन के आते हैं उस हर एक स्ट्रक्चर को एक आइसोमर कहा जाता है. जैसे पहला आइसोमर तो हमारे पास यही है, आइसोमर 1 तो यही है. अब आइसोमर 2 क्या बनेगा वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ. तो आपको दिख गया होगा ओरिजिनल स्ट्रक्चर, जो कि ये है हमारे सामने ओरिजिनल स्ट्रक्चर. ठीक है, अब चलिए हम आइसोमेरिज्म का ड्रॉ करते हैं. लेट सपोज अगर हमें ड्रॉ करना हो तो इसका एक आइसोमर ड्रॉ करते हैं. CH3 CH2 CH2 और ये वाला कार्बन दिख रहा है आपको, इस वाले स्पीसीज को हम उठा के इसके ऊपर ही डाल देंगे, यानी थर्ड पे डाल देंगे. बाकी फिफ्थ अपनी जगह पे रहेगा. तो फोर्थ को जब आप उठा के यहाँ पे डालोगे तो ध्यान से देखो ऊपर चला जाएगा CH2. बट क्या ऊपर जाने के बाद CH2 स्टेबल है? नहीं, इसको 4 बॉन्ड चाहिए. ठीक है, एक बॉन्ड तो इस कार्बन से ले लेगा ये, बट 3 कहाँ से लेगा? 2 तो खुद है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम करके इसको दे देंगे. तो यहाँ से जब आप एक हाइड्रोजन कम करोगे तो ये हो गया CH और यहाँ पे 3 हो जाएगा. राइट, तो यहाँ पे हो गया CH3. ठीक है, ये चीज़ समझ आ गया. अच्छा, तो चौथा कार्बन उठ के यहाँ चला गया. ठीक है, पाँचवा अपनी जगह पे रहेगा, तो पाँचवें की जगह पे हम वापस से वही लिख देंगे CH3. राइट, तो यार इससे बॉन्ड बना चुका है. अब सबके बॉन्ड से एक बार ध्यान से कंसीडर कर लेते हैं. देखो इसके पास है 3 हाइड्रोजन और एक इस कार्बन से शेयर कर रहा है. इस कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं. तो 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड मिल गया 3 और एक इस कार्बन से मिल गया 4 हो गया. ठीक है, इसकी बात कर लो. इसको एक बॉन्ड इधर से मिल गया, एक बॉन्ड इधर से मिल गया, एक बॉन्ड इधर से मिल गया. इसके 3 तो बॉन्ड हो गए और एक ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करा देगा, तो इसके भी 4 बॉन्ड हो गए. बाकी पहले से ही सबके बॉन्ड स्टेबल है. तो आप सेम स्ट्रक्चर को सेम केमिकल फॉर्मूले को आप या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को आप अलग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर चुके हो. तो यार ये जो था ना आपका, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपका, तो ये जो था लेट्स ओके फाइन. तो ये जो चीज़ है, ये जो मैंने ड्रॉ करी है, ये एक स्ट्रक्चर है. ठीक है, और जो ऊपर वाला है वो एक दूसरा स्ट्रक्चर है. राइट, ऊपर वाला जो है आपका वो एक दूसरा स्ट्रक्चर है. तो अगर मैं इसको अलग से वो करूँ समअप, तो यार ये जो है ऊपर वाला ये एक अलग स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया. ये आइसोमर 1 था, ये आइसोमर 2 है. राइट, अब इसमें आप गिनो, इसमें अगर आप नंबर ऑफ कार्बन्स गिनोगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन है. तो यहाँ पे लिख दो कार्बन की संख्या है 5. ठीक है, ओके फाइन. लेट्स टेक अनदर कलर. राइट, और इसमें हाइड्रोजन की संख्या गिनो. यहाँ पे हाइड्रोजन 3 था, यहाँ पे 2 है. 3 2 5 2 7 2 9 10 11 12. यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है. राइट, तो यहाँ पे आप 3 लिख दो. तो हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 12. तो अच्छे से लिख देते हैं, अच्छे कलर से लिख देते हैं यहाँ पे. तो ये हो गया यहाँ पे C5 एंड H12. राइट, ये अपना H12 रब करते हैं इसको H12. राइट, ये क्या था? ये आइसोमर फर्स्ट था. सिमिलरली इसको अगर आप ध्यान से वापस से लिखोगे तो ये भी होगा C5H12. आप गिन सकते हो इसमें 3 3 6 2 8 9 10 11 और 1 12. तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 12 है और कार्बन 5 ही है. तो आप देख रहे हो फर्क कुछ भी नहीं हुआ. ये आइसोमर 2 है, फर्क कुछ भी नहीं हुआ. किसमें फर्क कुछ नहीं हुआ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में. ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, बस स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है. उसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ मूविंग टू
अनदर टॉपिक दैट इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म क्या कहता है ये समझो। व्हेन आइसोमेरिज्म इज कॉज्ड बाय डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप, यानी कि अगर मान लो कि अलग प्रकार के एटम और ग्रुप बार बार बदल रहे हैं, उस केस में जो भी बन के आता है उसको आप कहते हो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। द स्टीरियो आइसोमेरिज्म हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ स्पेस। अब इस चीज़ को मैं समझाता हूँ आपको, उसी स्लाइड पे वापस चलते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड पे वापस चलते हैं और इसको समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो, राइट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो इसमें बोला गया है कि डिफरेंट एटम्स और या फिर ग्रुप्स अटैच होंगे। तो जब आपको मैंने फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि आपको या तो आप OH भी ऐड कर सकते हो एक हाइड्रोजन हटा के, या आप COOH भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो COH, या फिर आप C डबल बॉन्ड O ऐड कर सकते हो, या फिर आप ऐड करने के लिए क्लोरीन यानी कि फ्लोरीन, ब्रोमीन यानी कि होमोलॉगस हैलोजेंस भी ऐड कर सकते हो, राइट। तो यार इन्हीं में से ना ये है अपना एटम्स या फिर ग्रुप्स, इन्हीं में से कोई एटम्स ग्रुप आके अटैच हो जाता है। समझो पूरा अच्छे से, मैं स्टार्टिंग से ड्रॉ कर रहा हूँ। एक मेरे पास सीरीज चल रही है कार्बन की, CH3 CH2 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 CH3। अब इस 3 की जगह हमें एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा के इसको तो मैं 2 कर देता हूँ और इसकी जगह मैं जोड़ देता हूँ कुछ और। फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह मैंने जोड़ दिया OH, राइट, उसकी जगह मैंने जोड़ दिया OH। अब अगली बार OH की जगह कोई और इनमें से आ जाएगा, फिर उसकी जगह कोई और आ जाएगा, तो बार बार जो ये एटम्स एंड ग्रुप है ना ये चेंज हो रहे होंगे, तो ऐसे को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम वही रहना है, सिर्फ ये एटम्स और ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ कमिंग बैक टू अनदर स्लाइड। सो we have discussed about the types of isomerism over here. I hope कि this is clear to each and everybody. Now stereoisomerism itself has two another type, that is geometrical और cis trans isomerism, जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक होता है ऑप्टिकल। तो ये ऑप्टिकल के बारे में हमें पढ़ना है और ज्योमेट्रिकल के बारे में भी पढ़ना है। सिस और ट्रांस यानी कि इनके ओरिएंटेशन के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से होता है? ओरिएंटेशन क्या होता है? शेप होता है कि किस हिसाब से रहेंगे। अगर OH है तो इधर ऐड होगा, या फिर मतलब लॉन्ग कार्बन चेन में OH इधर से ही क्यों ऐड हुआ, इधर से भी तो हो सकता था, यहाँ भी तो हो सकता था। तो इन सबको हम सिस और ट्रांस में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल का मतलब होता है इनके इमेजेस बनते हैं, मतलब कि अगर मान लो कि मेरे पास सपोज यहाँ पे अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ, ओके फाइन, राइट, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो आप देखो ऑप्टिकल का मतलब होता है, सपोज करो कि यार CH4 है मेरे पास, तो ये CH4 है, ठीक है। अब CH4 है, अगर आप इसकी क्लीवेज करते हो, अगर मतलब आप इसको देखते हो एक तरीके से, इसका मिरर इमेज देखते हो, ठीक है, तो आप अगर इधर से इसको ब्रेक करोगे तो भी आपको वही दिखेगा, इस तरफ से एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इधर से देखोगे तो भी वही है। कोई बंदा इसको ब्रेक करता है, मान लो कोई बंदा इसको ब्रेक करता है, ओके, तो कोई बंदा इसको ब्रेक करता है बीचों बीच, सपोज इसको बीचों बीच ब्रेक करता है तो भी इसको वही दिखेगा, मतलब बीचों बीच ब्रेक करेगा तो कुछ 3 हाइड्रोजन इधर से अपीयर होंगे, 3 इधर से अपीयर होंगे, तो इसको ऑप्टिकल कहते हैं। तो यार ये जो आपके पास ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल है ना, ये अभी डेप्थ में नहीं पढ़नी क्लास 11th में, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि स्टीरियो के टाइप्स होते हैं 2, एक ज्योमेट्रिकल जिसको आप सिस और ट्रांस भी कहते हो, ठीक है, सिस और ट्रांस उनके शेप्स होते हैं, और एक होता है ऑप्टिकल, राइट गाइज। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाती है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे। उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म का मतलब है कि क्यों वो रिएक्शन ऐसे ही हो रहा है। अगर मान लो कि मैं आपसे डिस्कस करूँ कि यार, अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ, सपोज मैं कहता हूँ कि CH4 है, इसमें से आप एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन ऐड कर दो, तो क्लोरीन क्यों ऐड हो गया, कैसे ऐड हुआ, हाइड्रोजन ने क्लोरीन को ही क्यों ऐड किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम मैकेनिज्म में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म का मतलब होता है स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसी को मैकेनिज्म कहते हैं। अच्छा चलिए, तो हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहली चीज़ ये लिखा हुआ है फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको पता है कि कार्बन जो होता है, अगर मैं आपको वापस यहीं पे समझाऊं, तो आपको पता है कि जो कार्बन है अपना, ठीक है, जो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, राइट। तो अगर मान लीजिए ये कार्बन है अपने पास, सपोज ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन का एक ग्रुप ले लेते हैं, CH3 CH2 ठीक है, सॉरी यहाँ पे CH3 कर लो। तो यार ये जो कार्बन है, इसको अगर डिटेल में बनाओगे ऐसे करके कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन अगेन, सारे बॉन्ड्स इसके पूरे कर दो, ठीक है। तो अब बात ये है कि ये बॉन्ड कभी ना कभी तो टूटेंगे ये बॉन्ड, ठीक है। तभी तो अगर मान लो कि यहाँ पे OH ऐड हो रहा है, इस जगह पे बाहर से आके OH ऐड हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे OH दिखाने की कोशिश करूँ, अगर यहाँ पे बाहर से आके OH ऐड हो रहा है इस जगह पे, इसका तो यही मतलब है कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, सपोज ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो इसको हम कहते हैं फिजन। और ये बॉन्ड कौन सा है? ये बॉन्ड है कोवेलेंट। कैसा बॉन्ड है ये?
कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का पहले फिजन करना पड़ेगा। जब आप फिजन कर पाओगे तो ये ऐड होगा, ये वाला आके यहाँ पे ऐड हो गया, तो इसका ऐड होना एक प्रकार से रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको फिजन करना पड़ता है, किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का। कोवेलेंट ही क्यों, क्योंकि कार्बन शेयर करता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, ठीक है। अब वापस अपने कॉन्सेप्ट को देखते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ओके फाइन। तो देखिए, जो मैंने फिजन आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब फिजन होता क्या है, अ कोवेलेंट बॉन्ड कैन अंडरगो फिजन इन टू वेज, दो तरीके से आप उसकी फिजन कर सकते हो। फिजन का सिंपल मतलब था ब्रेक डाउन, सिंपल मतलब था ब्रेक डाउन, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब है ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम कहते हैं फिजन। इसको दो प्रकार से किया जा सकता है, एक होता है होमोलिटिक और एक होता है हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक नाम से थोड़ी क्लियर है कि एक ही तरीके से होंगे तो होमो, और अलग अलग तरीके से होंगे तो हेट्रो, ठीक है। अब इसको अलग से डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।